मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में जूल थॉम्सन गुणांक के मान के बारे में पढ़ेंगे, आदर्श गैसों के लिए और वास्तविक गैसों के लिए। ये इस टॉपिक का लगभग लास्ट पार्ट है। तो मैंने स्टार्ट किया था पिछली बार जूल थॉम्सन प्रभाव। जूल थॉम्सन प्रभाव क्या होता है? मैंने बताया था कि रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी गैस को उच्च दाब से अगर निर्वात की तरफ या फिर निम्न दाब की ओर किसी छोटे छिद्र द्वारा प्रसारित करते हैं तो उस गैस का शीतलन हो जाता है या वो ठंडी हो जाती है। इसे जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। और जूल थॉम्सन प्रभाव क्या होता है? म्यू जे टी से द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं और वह क्या होता है उसको हमने परिकलित किया था। आज हम पढ़ेंगे जूल थॉम्सन गुणांक के मान क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान क्या होता है? तो पहले पिछली हम समीकरण में हमने बताया था कि समीकरण जो 3 हमने ली थी उसमें बताया था कि डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल टू माइनस डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी अपॉन सी पी जो है वो समीकरण 3 थी, जो कि मैंने यहाँ पे दोबारा लिख के बताया है कि डी एच डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल टू म्यू जे टी इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। क्योंकि हम जानते हैं एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी वी। अतः म्यू जे टी इज इक्वल टू हो जाएगा, हम डेल एच की जगह वैल्यू रख सकते हैं इसकी, तो म्यू जे टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी पी इंटू डेल यू प्लस पी वी अपॉन डी पी डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस सी पी डेल यू अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस डेल पी वी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी। अब देखिए, कोष्टक का जो प्रथम व्यंजक है उसको डेल वी से गुणा करके डेल वी का भाग देने पर हम ऐसा कर सकते हैं। अगर ऊपर नीचे अगर डेल वी से मल्टीप्लाई कर दें या डेल वी किसी भी संख्या को ऊपर गुणा कर दें और नीचे भाग दे दें तो उसका कोई असर नहीं होता, तो ऐसा अपन कर सकते हैं। तो हमारे पास आता है म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस सी पी इंटू डेल यू अपॉन डेल वी इंटू डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। अब हम इसको लिख सकते हैं म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस सी पी डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस डेल पी वी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी, जो कि इक्वेशन 7 में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और हम आदर्श गैस के लिए लिख सकते हैं, आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वह पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो हमारे पास जो समीकरण में पहली संख्या है वह 0 हो जाएगी। ये वाली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा, तथा एक आदर्श गैस के लिए पीवी जो स्थिरांक होता है, अतः स्थिर ताप पर डेल पी वी अपॉन डेल पी भी डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो म्यू जे टी इज इक्वल टू -1 अपॉन सी में जो समीकरण 7 है उसमें पहला वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा और दूसरे वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, स्वाभाविक रूप से ये ऐसी स्थिति में समीकरण जो 7 है वो जो ये हो जाएगा म्यू जे टी इज इक्वल टू 0। अतः आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान 0 होता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है। अब हम बात करते हैं वास्तविक गैसों के लिए। वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की गणना करते हैं। वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से जूल थॉम्सन गुणांक का परिकलन आसानी से किया जा सकता है। और वान डेर वाल्स समीकरण क्या होती है आप जानते हो, P प्लस
ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब इसको हल करते हैं तो हम देखिए एक बार p को v और b से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a अपॉन वी स्क्वायर को v और b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है पी वी माइनस पी बी प्लस ए वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली समीकरण में v से v कट जाएगा, ये v से एक v से v कट जाएगा इसमें, तो हमारे पास बच जाएगा पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। चूँकि ए व बी स्थिरांकों का मान बहुत कम होता है, अतः व्यंजक ए बी अपॉन वी स्क्वायर को उपेक्षित किया जा सकता है या उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ए बी अपॉन वी स्क्वायर नेग्लिजिबल होने के बाद हमारे पास, या नगण्य होने के बाद, उसको उपेक्षित करने के बाद हमारे पास जो समीकरण बचता है वो बचता है पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी, या हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी, अतः वी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। अब हम देखिए वी की जगह हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, पी अपॉन आर टी, तो हमारे पास हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी इन माइनस ए इंटू पी अपॉन आर टी प्लस पी बी। सो हो जाएगा समीकरण 1 के अनुसार पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए पी अपॉन आर टी प्लस पी बी। अब समीकरण 1 में दोनों और p का भाग देने पर, p का भाग हम दे सकते हैं, तो हमारे पास होगा पी वी अपॉन पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी माइनस ए पी अपॉन आर टी इंटू पी प्लस पी बी अपॉन पी। ध्यान रहे आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, जिससे आपके पास ठीक से इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए पहले स्टेप में p से p कट जाएगा, फिर ए पी अपॉन आर टी इंटू पी है तो इसमें p से p कट जाएगा, और थर्ड में भी p से p कट जाएगा, तो हमारे पास समीकरण 2 बच जाएगी, जो ये होगी v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी। अब आगे जो है समीकरण 2 जो हमें प्राप्त हुई उसको स्थिर दाब पर ताप के साथ सापेक्ष अवकलित करने पे, तो हमारे पास आएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू आर अपॉन पी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, जो समीकरण 3 में। समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है वो हमारे, उससे हम ये लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू पी वी माइनस पी बी प्लस ए पी अपॉन आर टी। अब हमारे पास इसमें p हम कॉमन ले सकते हैं, p कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू पी इंटू वी माइनस बी प्लस ए पी अपॉन आर टी, जो समीकरण 4 है। अब समीकरण 4 में दोनों और पी टी का भाग देने पर देखिए आर टी अपॉन पी टी इज इक्वल टू पी माइनस वी बी अपॉन पी टी प्लस ए पी अपॉन आर टी इंटू पी टी। अब पहले में t से t कट जाएगा, दूसरे में p से p कट जाएगा, और तीसरे में p से p कट जाएगा, तो हमारे पास समीकरण 5 प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 5 क्या है, r अपॉन पी इज इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। अब समीकरण 3 जो हमें, उसमें r अपॉन पी का मान समीकरण 5 से रखने पे रखिए, तो हमारे पास हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू आर अपॉन पी का मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा v माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। अब इसको हम प्राप्त करते हैं समीकरण 6 से, तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू माइनस वी माइनस बी अपॉन टी प्लस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर, जो समीकरण 6 हमारे को प्राप्त हो जाएगी। अब समीकरण 6 को दोनों ओर t से गुणा करने पे, समीकरण 6 को दोनों ओर t से गुणा कर सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस बी इंटू टी अपॉन टी प्लस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू टी। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए t से t कट जाएगा, एक t से t कट जाएगा, यहाँ पर भी t से t कट जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा
del v अपॉन del t एट कांस्टेंट p इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। अब इसको समीकरण 7 के रूप में रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, del v अपॉन del t एट कांस्टेंट p इंटू टी माइनस v इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस b, जो समीकरण 7 है। अब देखिए हमारे पास एक उष्मागतिकी समीकरण है, उसको अगर अपन उपयोग करें वो क्या है, v इज इक्वल टू टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p प्लस डेल एच अपॉन डेल p एट कॉन्स्टेंट t। इसका उपयोग करते हैं तो हम v की वैल्यू समीकरण 7 में रख सकते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो ये हो जाएगी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इंटू टी माइनस टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p प्लस डेल एच अपॉन डेल p एट कॉन्स्टेंट t इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस बी। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारे को ये प्राप्त होता है नेक्स्ट वाली जो है इक्वेशन, और इसमें दो जो है टर्म्स कट जाती हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली बचता है माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ये वाला प्राप्त बचता है हमारे पास। ठीक है, अब हम जो कि हमने समीकरण 8 के रूप में बताया है। अब हम जानते हैं, पहले हमने जूल थॉम्सन इफेक्ट में देखा है कि डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल टू होता है डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी अपॉन सी पी होता है। तो इससे हमारे को समीकरण 8 से समीकरण 9 प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल टू सी पी। अब समीकरण 8 और 9 की जो है अपन तुलना करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है डेल हमारे को प्राप्त होता है डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल टू इंटू सी पी, जो समीकरण 9 में बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 8 और 9 की हम तुलना करते हैं तो हमारे को मिलता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच सी पी इज इक्वल टू 2a प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस बी। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी माइनस बी, जो समीकरण 10 है। ये जो समीकरण है वो ही वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन इफेक्ट की समीकरण है, जूल थॉम्सन गुणांक। अब वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक जो है वो निम्न होगा, इसके बराबर अपन म्यू जे टी रख सकते हैं। तो म्यू जे टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी माइनस बी, क्योंकि हम जानते हैं म्यू जे टी इज इक्वल टू होता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच। तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाता है, ये आपको याद रखना है हमेशा। म्यू जे टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी माइनस बी। समीकरण 11 से स्पष्ट है कि जूल थॉम्सन गुणांक म्यू जे टी अथवा डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच का मान शून्य तब होगा जब 2a अपॉन आर टी का मान b के बराबर हो जाएगा, और यदि 2a अपॉन आर टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन b तब म्यू जे टी का मान धनात्मक होगा, और यदि 2a अपॉन आर टी इज़ वेरी वेरी लेस देन b तब म्यू जे टी का मान ऋणात्मक होगा। अब हम ये जो है नेक्स्ट टॉपिक व्युत्क्रम ताप, इन्वर्जन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो है वो जरूर पूछा है, इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा है, सिर्फ ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल, तो आपको ध्यान रखना है व्युत्क्रम ताप क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर, इस पे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। किसी गैस के लिए उस ताप को व्युत्क्रम ताप कहते हैं जिस पर जूल थॉम्सन गुणांक का चिन्ह बदलता हो। स्वाभाविक है ऐसा तभी होगा जब जूल थॉम्सन गुणांक का मान शून्य होगा। अतः म्यू जे टी इज इक्वल टू 0, सो 2a अपॉन आर टी इज इक्वल टू बी। अतः 2i
इज इक्वल टू 2A अपॉन RB, ये हो जाएगा TI। यहाँ पे देखिए T लिख सकते हैं अपन, तो हमारे पास TI इज इक्वल टू हो जाएगा 2A अपॉन RB। अतः किसी गैस का व्युत्क्रम ताप उस गैस के वान डेर वाल्स स्थिरांकों पर निर्भर करता है। ये याद रखिए, A और B दोनों वान डेर वाल्स स्थिरांक है जो इस पे निर्भर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की आवश्यकता है। अब है समतापीय तथा रुद्धोष्म परिस्थितियों में आदर्श गैस के लिए W, Q, Du और DH की गणना, यानी कि कार्य, ऊष्मा तथा आंतरिक ऊर्जा में और एंथैल्पी में परिवर्तन की गणना। समतापीय परिस्थितियों हम जानते हैं, क्या जानते हैं, CV इज इक्वल टू होता है du अपॉन dt, तो du इज इक्वल टू CV dt हो जाएगा। अब समतापीय प्रक्रम के लिए dt बराबर 0 होता है, तो हमारे पास समीकरण हो जाएगा du इज इक्वल टू CV इंटू 0, और जब किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 0 ही प्राप्त होता है, तो हमारे होगा du इज इक्वल टू 0। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से du इज इक्वल टू Q माइनस W होता है, और du बराबर 0 है तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू W हो जाएगा। अतः आदर्श गैसों के लिए स्थिर ताप पर बोयल के नियम अनुसार PV का मान भी स्थिर होता है। अतः तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन के समीकरण को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल PV, चूँकि समतापीय प्रक्रम के लिए डेल PV बराबर 0 होता है, अतः डेल U भी 0 हो जाएगा, अतः डेल H इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम D जो होता है समतापीय परिस्थितियों में du क्या है, आदर्श गैस के लिए प्रसार के लिए जो है वो 0 होता है, Q जो है वो हमेशा W के बराबर होता है, डेल जो है डेल H है यानी एंथैल्पी में परिवर्तन भी 0 होता है। अब हम बात करते हैं रुद्धोष्म परिस्थितियों के लिए। रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी आदर्श गैस का उत्क्रमणीय प्रसार करवाया जाए तो WQ डेल DU व DH की गणना निम्नानुसार करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार du इज इक्वल टू होता है डेल Q प्लस डेल W, तो डेल Q इज इक्वल टू हो जाएगा du माइनस डेल W। अब डेल Q इज इक्वल टू होता है डेल U अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V dt प्लस डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T dV प्लस P dV, क्योंकि U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। रुद्धोष्म स्थितियों में डेल Q का मान 0 होता है, अतः आदर्श गैस के लिए डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T का मान भी 0 होगा, और डेल U अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V CV होता है। तो देखिए अब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 0 इज इक्वल टू हो जाएगा CV dt प्लस 0 प्लस P dV, यानी कि हमारे पास जो है इस डेल Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये जो पार्ट है इसकी भी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T dV जो है वो भी 0 हो जाएगा, तो हमारे को समीकरण ये प्राप्त हो जाएगी, और प्रसार के लिए जो है माइनस dV कार्य होता है, तो ये हो जाएगा। अथवा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P dV इज इक्वल टू CV dt, या W इज इक्वल टू माइनस CV T2 माइनस TV। अतः रुद्धोष्म परिस्थितियों के लिए Q बराबर 0 है, अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल U इज इक्वल टू Q माइनस W बराबर 0 माइनस W हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा माइनस W, और माइनस W बराबर होता है P dV, हम P dV रख सकते हैं। हम जानते हैं तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन जो है वो डेल H DH इज इक्वल टू DU प्लस DPV होता है, अतः DH इज इक्वल टू DU प्लस P dV माइनस V dP हो जाएगा। अतः उपरोक्त समीकरण में DU का मान रखने पर तो हमारे पास हो जाएगा DH इज इक्वल टू माइनस P dV प्लस V dP प्लस माइनस P dV प्लस P dV प्लस V dP। अब देखिए P dV कट जाएगा तो DH इज इक्वल टू हो जाएगा V dP, ये दोनों कट जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास DH इज इक्वल टू हो जाएगा V dP। तो हमारे पास ये हमारे रुद्धोष्म परिस्थितियों में आदर्श गैस के लिए जो है WQ DU और डेल H प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उसकी
हम गणना कर सकते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री का है। थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और ये अब छोटा सा पार्ट बचा है, इसमें फिर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।